हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरएम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगस्त महीने की सारी खबरों को और सारी न्यूज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है हमने देखी। आज से हम जो नेशनल न्यूज़ है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, ये जो न्यूज़ है वो तमाम एग्ज़ाम हो, चाहे वन एक दिवसीय हो, चाहे आरएस प्री हो, मेंस हो, या फिर यूपीपीसीएस मेंस हो, या फिर यूपीएससी मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तमाम परीक्षाओं के लिए बराबर उपयोगी होगी, क्योंकि हर तरह से इसमें जानकारी दी जा रही है। आपको फैक्चुअल से फैक्चुअल भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी आपको प्रदान की जा रही है। शुरू करते हैं। लगभग ये जो नेशनल न्यूज़ की जो सीरीज़ है ये अगस्त माह वाली हम देखते हैं, तो ये लगभग 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जो न्यूज़ है हमने 2 वीडियो में कवर की है अगस्त माह की। ये राष्ट्रीय खबरें थोड़ी सी बड़ी हैं और थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखने को लग रही है मुझे, तो मैंने इसे लगभग 4 वीडियो में कवर किया है। लगातार आप इसे देखते रहें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें। हर प्लेटफॉर्म पे आपको शेयर करना है इसे, अपने जितने भी परिचित हैं उन्हें बताएं। और इसमें मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ से आपको पूरे करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। तो हम आने वाली जो परीक्षा है सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, उनमें भी ये बराबर उपयोगी होगी। और आप पूरी तरह से विश्वास करें मेरे पे कि यहाँ जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लगभग पूरा 70 to 80% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी आरपीएससी की यही मंशा रहती है कि लगभग वो 5 से 6 महीने को कवर करता है करंट में। और यहाँ मैं करंट के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप दोनों ही तरह से इसे इम्पोर्टेंट समझें। शुरू करते हैं अभी नेशनल न्यूज़ से। पहली नेशनल न्यूज़ आप देख रहे हैं, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाया जाता है? देखो, हमारा जो पृथ्वी है उस पर कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो हावी हो रहा है। कई तरह की वनस्पति और कई तरह के जीव नष्ट होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी। इस नैतिक रूप से जिम्मेदारी में बात करूं तो यहाँ पर सरकारें अहम रोल निभाएगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो ही नागरिकों को कानून द्वारा, इंस्पिरेशन द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा आगे कर सकती है। क्योंकि जब कोई प्रोत्साहित नहीं होगा तो उसे कानून द्वारा समझा जाएगा, और कोई कानून की भाषा तो समझता है लेकिन प्रोत्साहन को नहीं समझता है तो उसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा, बड़े बड़े आदर्शों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का रामसर शहर है, वहाँ पर आर्द्र भूमियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसे आर्द्र भूमि अभिसमय भी कहते हैं, आर्द्र भूमि कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो 2022 में जो थीम रखी गई है वो आप याद रख लें। थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है, इसे आप लिख लें कि 2022 में विश्व आर्द्रता दिवस की जो थीम है वो क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसको आप जरूर याद रखें, पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस थीम को आप जरूर लिख लें, यहाँ से पूरी संभावना है कि एक प्रश्न देखा जा सकता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पूरी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट भी हो या तमाम देशों की सरकारें हैं, वो बहुत चिंतित हैं क्लाइमेट को लेकर। तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ हमें देखने को मिल सकती है और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वर्ष 2022 में विश्व आर्द्रता दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसे लिख लें जरूर। आर्द्र भूमि क्या होती है? बहुत सरल शब्दों में बताऊं कि जो जल पर्यावरण होता है और स्थल पर्यावरण होता है उनके बीच संक्रमण मतलब मिलन, मतलब थोड़ा जल भी होगा और थोड़ा स्थल भी होगा। इस एक्टिविटी में जब जल और जहाँ पे नमी भी होगी, थोड़ा सा जल भी होगा, भूमि भी होगी, और वहाँ पे अलग अलग प्रजाति, जो कि प्रजातियाँ संक्रमणकालीन अवस्था में ग्रो करती हैं, वो सुरक्षित रह सकती हैं, साथ ही जीव भी वहाँ पर पनप रहे हैं। और अगर ये आर्द्र भूमियाँ खत्म हो जाती है तो वो जीव भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आर्द्र भूमि का मतलब ये हुआ कि कोई संक्रमणकालीन भूमि है उस पर
चाहे जल हो वो थल हो, इसको हमें संरक्षित करना है। और इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए ही आर्द्र भूमि के लिए हमने एक्शन प्लान बनाए हैं और रामसर कन्वेंशन भी हुआ है। बहुत टाइप की होती है आर्द्र भूमियाँ। तटीय आर्द्र भूमि हो सकती है, समुद्री के पास जो आर्द्र भूमि होती है उसे समुद्री आर्द्र भूमि भी कहते हैं। फिर झीलों के पास जो आर्द्र भूमि हो सकती है, तालाबों के पास हो सकती है, खेतों के पास भी हो सकती है जहाँ दलदल हो, दलदली भूमि के पास हो सकती है, स्वैप्स में हो सकती है, और साथ ही साथ बॉक्स में भी आर्द्र भूमि हो सकती है। ठीक है, ये आर्द्र भूमि आपको याद रखनी है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा ताकि आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकें, और आप टेलीग्राम हमारे डिस्क्रिप्शन से देख लें टेलीग्राम लिंक, और वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अभी वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमि स्थल हैं? अगर ये प्रश्न आता है कि रामसर साइट्स के अकॉर्डिंग भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कि 75 आर्द्र भूमियाँ हैं, 75 आर्द्र भूमियाँ हैं। देखो ये पहले 2021 में केवल 49 थी, 49 थी, लेकिन अभी बढ़कर 75 हो गई है। 75 इसलिए हुई है, इसका एक इम्पोर्टेंट ये भी देखा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम बात करें तो हमने वैसे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष को इम्पोर्टेंट माना है, और वहीं हमें यह डाटा भी प्राप्त हुआ है कि 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रामसर साइट की जो संख्या हुई है वो 75 हो गई है। अब ये कौन कौन सी रामसर साइट है उनको देख लें। पहली रामसर साइट का जो सूचीबद्ध की गई है हाल ही में अगस्त में, तंपारा झील, याद रखें, हीराकुंड और अंशुपा झील, ये उड़ीसा में, तीनों ही उड़ीसा में स्थित हैं, याद रखें, तंपारा झील, हीराकुंड और अंशुपा झील। फिर आगे देखते हैं, तमिलनाडु में भी कुछ साइट है जो चिन्हित की गई है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, वुडुवरूर पक्षी अभयारण्य, वुडुवर भी कहते हैं, वुडुवरूर भी कहते हैं, इससे याद रखें। तो वुडुवर पक्षी अभयारण्य, कांजीकुलम पक्षी अभयारण्य, हाइगम वेटलैंड्स। तो यहाँ तक आप याद रखें, ये तमिलनाडु तक है। इसको आप SS ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ साइट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, ये अभ्यास से ही याद होगा। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, शालबुग वेटलैंड रिजर्व्स, ये जम्मू कश्मीर में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। ठाणे क्रीक, ये क्रीक है जो कि महाराष्ट्र में है। इस तरह से ये आर्द्र भूमियाँ हैं, आप देख सकते हैं। कुछ और भी हैं जो 3 अगस्त को भी नामित की गई थी आर्द्र भूमियाँ, उनको भी आप याद रखें। इसमें मन्नार की खाड़ी शामिल है, वेम्बनूर वेटलैंड्स है, वेदांगथल पक्षी अभयारण्य है जो केरला में है। उसके अलावा उदयमार्दपुरम की पक्षी अभयारण्य हुआ। इस तरह से तमाम ये आप स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हैं इनको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। परीक्षा में पूरी संभावना है कि इनमें से कुछ पूछा जाएगा। 1981 से 2013 के बीच 26 रामसर साइट थी, वर्तमान में 75 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि राजस्थान में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 रामसर साइट्स हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि रामसर साइट्स पे ये मैं पूरा एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में ये पूरी संभावना है कि उस लेक्चर से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये नई जितनी भी साइट्स है वो भी पूछने की संभावना है कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं, देश ने हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि लगातार 9वीं बार लाल किले पर ध्वजा फहराई है। इससे पहले सबसे ज़्यादा किसी ने ध्वजा फहराई है लाल किले पे तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह ने 10 बार और मोदी जी ने 9 बार। और पूरी संभावना है कि अगली बार गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे मोदी जी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अभी इस ध्वजारोहण के समय कुछ प्रण लिए गए जिसे पंच प्रण कहे गए, यानी ओथ ली गई, कुछ शपथ ली गई जिसे पंच प्रण कहा गया। और देशवासियों के लिए 25 वर्षों के लिए, आने वाले कितने वर्ष, 25 वर्षों के लिए कुछ हमने प्रण लिया है, इसे पंच प्रण कहते हैं। क्या है ये पंच प्रण? पहला है देश के लिए संकल्प लेना और संकल्प लेकर ही चलेगा। दूसरा प्रण यह है कि मन के भीतर, आदतों के भीतर गुलामी का कोई अंश बचने नहीं पाए। तीसरा प्रण यह था कि अपनी विरासत पर गर्व करें। चौथा है एकता पर ध्यान दें और 5वां प्रण था नागरिक का कर्तव्य। ये हमें ध्यान रखना है।
टोक्यो ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे उनको आमंत्रित किया गया था। साथ ही 21 तोपों की सलामी की रस्म भी यहाँ पहली बार हुई। सरकार की मेक इन इंडिया के तहत देश में विकसित एक घरेलू होवित्जर तोप, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो घरेलू होवित्जर तोप से हमने यहाँ देखा कि ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में, कि डीआरडीओ ने कौन सी तोप को डेवलप किया है। तो होवित्जर तोप है, एडवांस टेक्नोलॉजी की है, साथ ही स्वदेशी है। यहाँ से प्रश्न पूरे पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न यहाँ देखें आप, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 से। याद रखें, 12 मार्च 2021 से। और कब तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा देश में? तो 15 अगस्त 2023 तक। लगभग हम ये टाइम पीरियड में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंज आएंगे इस अमृत महोत्सव के तहत। हाल ही में हमने हर घर तिरंगा भी अपनाया, और हर घर तिरंगा अभियान में आपने देखा कि हर घर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको झंडे वितरित किए। आप सभी ने अपने घरों पे लगाए भी होंगे। और ये टाइम डेडलाइन दे रखी थी उन्होंने, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हमने ये हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है स्पेड किड्स इंडिया। याद रखें, स्पेड किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानकारी दी है। जो हमने देखा कि 76वां स्वतंत्रता दिवस है, उस पर एक इन्होंने गुब्बारा छोड़ा है, जो कि हमारी धरती से 30 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग ये ऊंचाई पर ये गुब्बारा छोड़ा गया है, और हॉट एयर बलून का नाम इसे दिया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देखी गई है। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण नेशनल न्यूज़ कवर की। लगभग 3 से 4 वीडियो में ये पूरी राष्ट्रीय खबरें और भी जो बची हैं वो मैं पूरी कर दूंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता मिले और अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कई लोगों का स्पेशली टेलीग्राम पे कमेंट आया कि आप बहुत स्पीड नहीं चल रहे हैं। तो स्पीड नहीं चलने का रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जल्दी जल्दी बोलने से उन्हें समझ में नहीं आता है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो पाए, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से चीज़ों को समझाते हुए बोलता जाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।